हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका पूजन और आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। देखो, रेजिस्टेंस को समझना बहुत इजी है। मान लो कि कोई कंडक्टर है, उसे हमने सर्किट पे लगा दिया और बैटरी को कनेक्ट करने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हमारे सर्किट में करंट फ्लो होगा, यानी कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। देखो, कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा एटम्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के पास हमारी तरह आंखें तो होती नहीं है कि चलो आगे एटम्स आ रहा है, थोड़ा साइड में से निकल जाते हैं। ऐसा दिमाग तो लगा है कि नहीं। तो जब कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो आपस में इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकरा जाएंगे या फिर एटम्स के साथ टकराएंगे। तो इन्हीं कॉलिजन्स की वजह से उनके भागने में फ्लो होने में रुकावटें आएगी और इन रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस रेजिस्टेंस की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो प्रॉपर हो ही नहीं पाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या है? तो एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर्स की, जिसके कारण वो क्या करता है, जो करंट का फ्लो हो रहा है उसको ओपोज कर सकता है या रेजिस्ट कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे आउटपुट में करंट का लॉस मिलेगा। तो वायर का रेजिस्टेंस कम करने के लिए क्या करेंगे, इसको ना पहले एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कि एक वाटर टैंक के नीचे पाइप लगी हुई है। अगर पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो पानी का फ्लो कम होगा, लेकिन अगर जैसे जैसे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे पानी का फ्लो इंक्रीज होता जाएगा। उसी तरह वायर का भी जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इंक्रीज होता जाएगा और रेजिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा। और वायर की लेंथ पे भी डिपेंडिंग होता है रेजिस्टेंस। अगर मान लो कि 10 सेंटीमीटर के वायर में 2 ohms जितना रेजिस्टेंस हो रहा है, तो अगर उसी वायर को 20 सेंटीमीटर तक लेंथ को इंक्रीज कर दूँ तो अब उसमें 4 ohm जितना रेजिस्टेंस इंक्रीज हो सकता है। और कंडक्टर या वायर की रेजिस्टिविटी कितनी है उस पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा कि आखिर रेजिस्टिविटी होती क्या है। मान लो कि किसी कंडक्टर को सर्किट से रिमूव करके कंडक्टर को सेपरेट कर दिया है, तो अब उस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में या वहाँ घूम रहे होंगे ना, उनकी फ्री मोशन की वजह से। तो करंट का फ्लो ना होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन्स आपस में तो टकराएंगे ना, या एटम्स के साथ टकराएंगे ना, उनकी फ्री मोशन की वजह से। लेकिन यहाँ पर नेचुरली तरीके से कॉलिजन हो रहा है, यानी कि नेचुरली रेजिस्टेंस आएगा और इसी नेचुरली रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। और सभी कंडक्टर के अंदर एटम का स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है, तो सभी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी और जैसे जैसे रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ऑलवेज ऐसा कंडक्टर का यूज़ करना चाहिए जिसकी रेजिस्टिविटी लो हो, जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। तो टोटल 3 चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंडिंग होता है। एक तो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, उस पर डिपेंडिंग होता है। और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी से और लेंथ से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो हमारी फॉर्मूला हो जाएगी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कि एक एल्यूमिनियम वायर की लेंथ 3 मीटर है और उसका डायमीटर 3 मिलीमीटर है। तो इस एल्यूमिनियम वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3.13 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर होगा। और हमारी फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2.65 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 ओम मीटर इंटू 10 मीटर अपॉन 3.13 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर स्क्वेयर। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.0375 ओम। तो इस एल्यूमिनियम वायर की 0.0375 ओम जितनी रेजिस्टेंस होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में ओम्स लॉ के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।